students, we are studying second chapter of economics, that is people as resource. Till now we have studied what is people as resource, what is human resource, human capital formation, about various economic activities, that is primary sector, secondary sector, tertiary sector, and that economic activities can be divided in two parts, that is market activities and non-market activities. Now our next heading is quality of population. पॉपुलेशन की क्वालिटी, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसे कैसे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंट्री की पॉपुलेशन है ज़्यादा क्वालिटेटिव है और कौन सी कंट्री की कम क्वालिटेटिव है. तो देखिए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country, literacy and healthy population of an asset. तो देखिए, पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो 4 चीज़ पे डिपेंड करती है. दैट इज़ लिटरेसी रेट, कि वहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा होना चाहिए. जो हेल्थ कंडीशंस हैं वहाँ की पर्सनस की वो अच्छी होनी चाहिए. और जो हेल्थ है वो किससे इंडिकेट होती है? पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, यानी कि कितना वो ज़्यादा जिएगा. ठीक है ना, किस कंट्री में जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है. जैसे हमारे यहाँ पे 67 ईयर्स है, यानी कि 8 एन एवरेज हमारे यहाँ पे एक आदमी 67 ईयर्स जीता है. तो पॉपुलेशन की क्वालिटी कब अच्छी होगी? जब वहाँ पे अच्छा लिटरेसी रेट होगा, जब वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत अच्छा होगा और लोगों के पास स्किल होंगी. ठीक है ना, स्किल कोई भी हो सकती है. जैसे कारपेंटर है वो भी एक स्किल है, मैसन है वो भी एक स्किल है, टेलरिंग है वो भी क्या है, एक स्किल है. और जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना, यही डिसाइड करती है कि किस कंट्री की कितनी तेज़ी के साथ ग्रो होगी. क्योंकि जो लिटरेसी और हेल्थ है ना पॉपुलेशन की, जो लिटरेट पीपल है और हेल्दी पॉपुलेशन है वो कंट्री के लिए एसेट की तरह काम करते हैं. आप खुद देखिए, अगर किसी कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट अच्छा ना हो, यानी कि वहाँ पे इलिटरेट पीपल हों, तो वो कंट्रीज़ अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी. और मान लीजिए किसी कंट्री के अंदर तो बहुत ज़्यादा हेल्दी पीपल है और किसी कंट्री के अंदर हेल्दी पीपल नहीं है, तो जो अनहेल्दी लोग होते हैं ना, अनहेल्दी लोगों की जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि वो बहुत कम टाइम तक के वर्क कर पाएंगे, 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स ऐसे. लेकिन जो हेल्दी पॉपुलेशन होगी वो 8 आवर्स 12 आवर्स और बहुत ही इफेक्टिवली वर्क को कर पाएगी. तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का किससे पता चलता है? वहाँ के लिटरेसी रेट से, वहाँ के हेल्थ से, यानी कि जो वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है उससे, और थर्ड वहाँ पे लोगों के पास स्किल कैसी है. तो जहाँ पे ज़्यादा स्किल्ड लोग होंगे, ज़्यादा लिटरेट लोग होंगे, जहाँ पे लोगों का हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी होगी, जो हेल्थ कंडीशन का स्टेटस है बहुत अच्छा होगा, तो वहाँ की पॉपुलेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. तो देखो, 2 चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करती है हमारी जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है. फर्स्ट इज़ हेल्थ, सेकेंड इज़ एजुकेशन. तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. तो हम पहले पढ़ रहे हैं एजुकेशन के बारे में. Sakal's education in the initial year of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. We saw education was an important input for the growth of Sakal. It opened new horizon for him, provided new aspiration and developed values of life. Not only for Sakal, education contributes toward the growth of society also. It enhances the national income, cultural richness, and increases the efficiency of a governance. There is provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. There is also an establishment of fee setting of schools like Navodaya Vidyalaya in each districts. Vocational streams have been developed to equip large numbers of high school students with occupation related to knowledge and skills. The plan outlay and education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 3,766 crore in the 11th plan. The expenditure on the education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 1952 to 3% in 2015 and 16, and has remained stagnant around 3% from past few years. The budget estimate as stated in the budget. अब आप देखिए एजुकेशन के बारे में. तो देखो, जो साकाल की हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, तो जो साकाल ने एजुकेशन के लिए हार्ड वर्क किया था अपने इनिशियल के अंदर,
उसका फ्रूट उसे लेटर मिला, आगे जाके मिला, किसके टर्म्स में, उसे एक गुड जॉब मिली और एक अच्छी सैलरी मिल रही थी, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही थी। साकाल ने एजुकेशन गेन की जिसकी वजह से उसे एक अच्छी जॉब मिली और अच्छी सैलरी मिल रही थी। तो देखो एजुकेशन से क्या हुआ, जो आउटपुट था साकाल का वो इंक्रीज़ हो गया। और देखो ये ना सिर्फ साकाल के लिए ही मतलब सही, मतलब ये बात मतलब एकदम अप्रोप्रिएट बात सिर्फ साकाल के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए है। अगर एजुकेशन जो है ना वो सोसाइटी की ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूट करती है। जैसा आपसे पूछा जाए ना रोल ऑफ एजुकेशन, तो रोल ऑफ एजुकेशन के अंदर आप ये लिखेंगे यहाँ से जो है ना ये इट इन्हांसेस। तो ये क्या इन्हांस करती है, ये नेशनल इनकम को इन्हांस करती है, जो एजुकेशन है कल्चर को हमारे इन्हांस करती है, और जो इफ़िशियंसी है गवर्नेंस की उसे इन्हांस करती है। तो कैसे करती है, देखो नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज़ होगी अगर लोगों के पास एजुकेशन होगी। आप देखिए पूरे दिन काम करके एक लेबर जो है वो 500 रुपीज़ अर्न कर पाता है, जबकि एक डॉक्टर 5000 10,000 तक के अर्न कर लेता है। तो देखो एजुकेशन की वजह से जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसे ही देखो अलग अलग कल्चर्स के बारे में भी हमें पता चलता है, तो उससे हमारे कल्चर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और इससे हमारी कंट्री की जो गवर्नेंस है उसमें भी इफ़िशियंसी आती है, क्योंकि देखो जो लिटरेट पीपल होते हैं उन्हें गवर्न करना काफ़ी ईजी होता है, और वो उन पॉलिसीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे हमारी कंट्री को। इसी तरह देखो ये तो थे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, ये हमारी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ कर देता है, कल्चर को हमारी रिचनेस देता है, और गवर्नेंस की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। तो देखो गवर्नमेंट का भी इसमें अंदर रोल है, और रोल ऑफ गवर्नमेंट का भी बहुत रोल है जिससे लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगर हमारी पॉपुलेशन लिटरेट होगी तो हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो देखो गवर्नमेंट ने जो है ना यूनिवर्सल एक्सेस हो, यानी कि हर कोई एजुकेशन पा सके, रिटेंशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल के अंदर रुकें, और जो क्वालिटी है एजुकेशन की एलिमेंट्री लेवल पे वो हो, इस वजह से बहुत सारे प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, नवोदय विद्यालय क्या किए हैं, इस्टेब्लिश किए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है ना। एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है, एक तो नवोदय विद्यालय क्या किए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किए हैं। वोकेशनल कोर्सेज चलाए हैं, यानी कि जिससे लोग बाग थोड़े से स्किल सीख सकें, जैसे फ़ोटोग्राफी हो गया, टूरिज़्म हुआ, इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्किल सिखाए जाते हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। देखो सिर्फ 151 करोड़ रुपए जो है ना खर्च किए जाते थे एजुकेशन के ऊपर 1950 के अंदर, लेकिन आज 2015-16 के अंदर कितने खर्च किए जा रहे हैं, 3766 करोड़। देखो कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट हमारी एजुकेशन के ऊपर, ठीक है ना। देखो पहले जो जीडीपी का जो है ना जीडीपी का 0.64% जो है ना हम खर्च करते थे एजुकेशन पे 1951 से 1952 तक के, लेकिन 2015-16 तक के हमने कितना स्टार्ट कर दिया, 3%। हमारी जीडीपी का 3% जो पैसे हैं वो किस पे खर्च करते हैं, सिर्फ एजुकेशन पे खर्च करते हैं। लेकिन 2015-16 के बाद से इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं आया है, ठीक है ना। अब ये देखिए डॉक्यूमेंट ऑफ यूनियन इंडियन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर ऑन education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017-18. The literacy rate have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11. Literacy is not only a right, it also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. However, vast differences noticed across different sections of the population. Literacy among males is nearly 16.6% higher than females, and it is about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas. In 2011, literacy rate varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar. The primary school system has expanded to over 8.41 lakh in 2015-16. Unfortunately, this huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and high drop rates. Sarv Shiksha Abhiyan is a significant step providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. Along with it, bridge course and back to school camp have been initiated to increase the enrollment in elementary education. Mid-day meal scheme has been implemented to increase attendance and retention of children and improve their nutritional status. These policies could add to the literate population of India.
सॉरी, देखिए जो हमारे जीडीपी का एक्सपेंडिचर है ना वो 3% था 2015 एंड 16 के अंदर हमारी एजुकेशन के ऊपर, लेकिन 2017 से 18 के अंदर ये डिक्लाइन हुआ है, 2.7% हुआ है। अब देखिए जो हमारी कंट्री के अंदर जो लिटरेसी रेट है ना वो वरी करता है बहुत सारे सेक्शंस के अंदर। पहले देखिए हमारा लिटरेसी रेट जो था ना 1951 के अंदर वो सिर्फ 18% था, यानी हमारे 1951 के अंदर हमारे यहाँ सिर्फ 18% लोग पढ़ना और लिखना जानते थे। लेकिन देखिए 2010 से 11 के अंदर कितना हो गया है, 74%। तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। 1951 में कितना था, 18%, और जो आपका 2010 एंड 11 है इसमें कितना हो गया, 74%। लिटरेसी देखो सिर्फ एक राइट नहीं है कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, बल्कि ये क्या है, इससे जो है ना सिटीजन्स अपनी ड्यूटीज़ को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं और अपने राइट्स के बारे में भी जान पाते हैं। तो देखो कैसे कैसे डिफरेंस है हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट के अंदर। जो हमारे यहाँ पे मेल का लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा हायर है, और कितना हायर है फीमेल से, 16.6% हायर है फीमेल से जो मेल का लिटरेसी रेट है। देखो हमारे यहाँ 16.1% लिटरेसी रेट हाई है अर्बन एरियाज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो गाँव के अंदर हमारे यहाँ इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। शहरों के अंदर यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है। शहरों में यानी कि अर्बन एरियाज़ के अंदर कितना ज़्यादा लिटरेसी रेट है, 16.1% एज़ कम्पेयर टू दी रूरल एरियाज़। देखिए 2011 के अंदर देखें जो लिटरेसी रेट है वो स्टेट्स के अंदर भी वरी करता है। 94% लिटरेसी रेट था केरला का 2011 के अंदर, और बिहार का था उस वक्त 62%। तो देखो हमने 3 वेरिएशन देखी, एक तो मेल एंड फीमेल के अंदर। तो मेल का लिटरेसी रेट कितना ही है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, 16.6%। सेकंड वेरिएशन देखी हमने रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो अर्बन एरियाज़ का कितना लिटरेसी रेट है, 16.1% एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। उसके बाद देखिए हमने स्टेट वेरिएशन, केरला में 94% था लिटरेसी रेट इन 2011, एंड ऑन दी अदर हैंड बिहार के अंदर कितना था, 62%। अब देखिए हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा स्कूल्स खोले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है, एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल्स के अंदर अच्छी नहीं है, और बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है। यानी कि जो बच्चे हैं वो 5th क्लास के बाद छोड़ देते हैं स्कूल जाना, 7th क्लास के बाद, 8th क्लास के बाद, या 9th-10th क्लास के बाद छोड़ देते हैं। तो देखिए इसके लिए भी गवर्नमेंट ने दो स्टेप बहुत अच्छे लिए हैं। जैसे अभी हमने देखा था गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या कर रही है, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या था, तो नवोदय विद्यालय खोले हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड कर रही थी। तो देखिए और भी गवर्नमेंट के रोल हैं। तो तीसरा रोल क्या है, गवर्नमेंट ने खोले सर्व शिक्षा अभियान, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सब बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है जो 6 से 14 ईयर्स के बीच में है बाय 2010, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान आया था। सर्व शिक्षा यानी कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। कैसी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 1st to 8th यानी कि अप टू 8th क्लास तक के सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी, और किसके साथ पार्टनरशिप करके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और जो लोकल गवर्नमेंट है उनके साथ मिलके गवर्नमेंट ने चलाया था सर्व शिक्षा अभियान, कि हर बच्चे को जिनकी एज 14 ईयर्स है, 6 से 14 ईयर्स के एज में जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्या प्रोवाइड की जाएगी, फ्री एजुकेशन। इससे क्या हो रहा था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि कोई भी अच्छा बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसे एजुकेशन न मिले अप टू 8th क्लास। तो तीसरा स्टेप क्या किया गवर्नमेंट ने, सर्व शिक्षा अभियान चलाया। सर्व शिक्षा अभियान में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अप टू 8th क्लास तक के यानी कि एलिमेंट्री जो एजुकेशन है सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। 4th स्टेप गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिज कोर्सेज स्टार्ट किए। ब्रिज कोर्सेज ये होते हैं कि बहुत सारे बच्चों के लिए एडमिशन लेट हो जाते हैं कि 8 ईयर्स उनकी एज हो गई और वो स्कूल ही नहीं गए। तो अगर वो 8 ईयर्स के अंदर भी इनरोल करना चाहते हैं, स्कूल के अंदर जाना चाहते हैं, तो देखिए वो 2nd क्लास में उनका एडमिशन हो जाएगा, और पीछे की क्लासेस के जो उनके कोर्स है वो कवर अप कराते रहेंगे उन्हें। ठीक है ना, इसे कहते हैं ब्रिज कोर्सेस। एक बैक टू स्कूल क्या चलाया गया था, मूवमेंट चलाया गया था, कैंप चलाए गए थे। बैक टू स्कूल में क्या था, जो लोग बाग थे, जो टीचर्स थे, वो घर घर जाते थे, और जो वॉलेंटियर थे गवर्नमेंट के या NGOs के घर घर जाते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है ना। और 5वीं चीज़ जो गवर्नमेंट ने की, मिड डे मील स्कीम चलाई। मिड डे मील स्कीम के अंदर क्या था कि बच्चों को जो है ना, जो डे का खाना है, जो लंच है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता था। तो मिड डे मील की वजह से क्या हुआ, एक तो बच्चों की अटेंडेंस बढ़ गई और बच्चों का रिटेंशन रेट भी बढ़ गया, यानी कि बच्चे ज़्यादा देर तक स्कूल में रुकने लगे, और साथ ही साथ बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इंक्रीज़ हुआ। तो देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ हमारे यहाँ पे ऐसी हैं जो
2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना। तो वही सोचते थे कि बच्चे स्कूल चले जाएंगे, वहाँ खाना तो खा लेंगे। तो इस वजह से अटेंडेंस भी इंक्रीज़ हुई, रिटेंशन रेट भी इंक्रीज़ हुआ, और जो बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस था वो भी इंक्रीज़ हुआ। तो ये 5 स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए। 5 स्टेप कौन कौन से थे? नवोदय विद्यालय खोले, ठीक है ना, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वोकेशनल कोर्सेज़ को स्टार्ट किया, सब शिक्षा अभियान चलाया, एक ये आपका ब्रिज कोर्सेज, बैक टू स्कूल, ये सब चीज़ें स्टार्ट की गई, आपके मिड डे मील स्कीम को स्टार्ट किया गया। अब देखिए, द 12th प्लान endeavor to raise the gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017 and 18, and to reach the target of 30% by 2021, which would be broadly in line with world average. The strategy focus on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum modification, vocationalization, and networking on the use of information technology. The plans also focuses on distance education, convergence of formal, non-formal, distance and IT education institutions. Over the past years, there has been a significant growth in the number of universities and institutions of the higher learning in specified areas. Let us read the table to see the increase in the number of college universities, enrollment of students and recruitment of teachers from 1951 to 2015 and 16. तो देखिए, जो 12th प्लान आया, देखो प्लानिंग कमीशन होती थी पहले, अब उसे रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग ने। तो वो 5 ईयर्स प्लान बनाती थी, तो अब नीति आयोग बनाती है। तो उसने 5 ईयर्स प्लान में बताया, जो 12th 5 ईयर्स प्लान आया उसके अंदर, कि उसका जो अब इंडेवर है, यानी कि जो उसका गोल है वो ये है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो को इंक्रीज़ करना हायर एजुकेशन के अंदर। ग्रोस इनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन के अंदर इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि जो हायर एजुकेशन है, जैसे आपकी क्या नाम है, ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, पीएचडी हो गई, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल करें, यानी कि एडमिशन लें, जिनकी एज किसके बीच में 18 to 23 ईयर्स, ठीक है ना। तो उसे इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे ना फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। तो उसे कितना करना चाहते हैं, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो को कितना इंक्रीज़ करना चाहते हैं, यानी कि 25.2% बाय 2017 एंड 18, इतना है ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, यानी कि इतने लोग हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, 25.2%। अब टारगेट क्या है गवर्नमेंट का कि 30% हो जाए 2020 से 21 के बीच में, यानी कि 3 से 4 ईयर्स के बीच में कितना हो जाना चाहिए, ये 30%, 30%। गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के अंदर, वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करने के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करने के अंदर, ठीक है ना। नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस, आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये सब सेटअप कर रही है गवर्नमेंट, जिससे लोग बाग हमारे यहाँ के हायर एजुकेशंस में भी जाएँ और स्किल्स डेवलप करें। तो देखो, ये टेबल गिवन है, इसे आपको खुद रीड आउट करना है कि कितने हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ खुली, कितने कॉलेजेस खुले, कितने स्टूडेंट उनके अंदर इन्वॉल्व हुए, उनके लिए कितने टीचर्स एंड कॉलेज टीचर्स को रिक्रूट किया गया। अब देखिए, एजुकेशन को हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड टॉपिक, दैट इज़ हेल्थ। फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंट्रोड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्थी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। देखो, फर्म का मेन एम क्या होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करे। क्या आपको ऐसा लगता है कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी कंपनी अपने यहाँ पे अनहेल्दी पर्सनस को रखेगी? कोई नहीं रखेगा अनहेल्दी पर्सनस को, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी। एफिशिएंसी कम होने का मतलब उनका आउटपुट बहुत कम होगा। फिर ये देखिए, द हेल्थ ऑफ ए पर्सन्स हेल्प हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। He or she will not be able to maximize her output to the overall growth of the organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare, and nutritional services, with a specific focus on the underprivileged segment of the population. Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the main power required in primary, secondary and tertiary sector in the government as well as in the private sector. तो देखो, जो हेल्थ है पर्सन की, वो उसकी पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में उसकी हेल्प करती है, और उसे उसकी जो इलनेस से लड़ने की जो एबिलिटी है, फाइट करने की जो इलनेस से एबिलिटी है, उसे भी इम्प्रूव करती है। कोई भी अपना आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं कर सकता है अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ठीक है ना। तो हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, जिससे हमारी कंट्री की नेशनल इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हेल्दी पॉपुलेशन का एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उसका आउटपुट भी ज़्यादा होगा। तो हमारी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं
वो क्या चाह रही हैं कि हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, जो फैमिली वेलफेयर होना चाहिए, जो न्यूट्रिशनल सर्विसेज हैं, और जो न्यूट्रिशनल सर्विसेज हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर कर रही हैं, अंडर प्रिविलेज सेगमेंट जो है ना हमारी पॉपुलेशन का, उसके ऊपर। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बैलेंस डाइट को नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें ज़्यादा हमारी जितनी भी न्यूट्रिशनल सर्विसेज हैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट है हमारी पॉपुलेशन का। तो देखिए लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, यानी कि लास्ट 5 डिकेड्स के अंदर, यानी कि लास्ट 50 ईयर्स के अंदर हमने जो है ना इंडिया ने जो है ना बहुत अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया है, और हमने जो है ना मैन पावर को इंक्रीज़ किया है तीनों सेक्टर के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है ना, और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ही क्यों हो। There are many places in India which do not have even these basic facilities. There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. Just 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of colleges. तो देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ भी हमारी कंट्री में प्रोवाइड नहीं की जा रही है रिलेटेड टू हेल्थ। जैसे आप देखें हमारे पूरी इंडिया के अंदर सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड 301 डेंटल कॉलेजेस हैं, और ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो सिर्फ 4 स्टेट्स के अंदर हैं, दैट इज़ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इन स्टेट्स के अलावा कहीं पे ज़्यादा हमारे क्या नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।